गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान में भाग 6 का अध्ययन करेंगे और इस भाग 6 में बच्चों हम लोग प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन के विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है और आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। उसके इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वह लाइन छोड़ दीजिए। दूसरे लाइन से, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये लिखने के बाद बच्चों यह दोनों फिगर आप लोग बनाएंगे और देखिए यहाँ पर बच्चों ये फिगर में दो माध्यम है। ऊपर वाला माध्यम विरल माध्यम लिया गया है और नीचे वाला माध्यम सघन माध्यम लिया गया है। मान लीजिए जो विरल माध्यम लिया गया है वह वायु है और जो सघन माध्यम लिया गया है वह कांच। तो जो प्रकाश का किरण है वह वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है और बच्चों यह जो P और Q है यह इन दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है। दोनों माध्यम अर्थात विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग कर रहा है P और Q। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर देखिए आप कि यह आपका प्रकाश किरण है। यह प्रकाश किरण यह आपतित हो रहा है ये, ठीक है। और क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यह प्रवेश कर रहा है और जो माध्यम क्या है वो पारदर्शी है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जब प्रकाश किरण आर पार हो जाए। तो ऐसा दो माध्यम हमने लिया है जो पारदर्शी, अर्थात एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का किरण यदि प्रवेश करता है तो प्रकाश को सीधे, यह आपकी प्रकाश है, इसको सीधे इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। इसका मार्ग यह मार्ग है, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह क्या होता है? जो इसका मूल पथ होता है अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। देखिए इसका मूल पथ यह था, इसको इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन यह इस तरह से न जाकर यह क्या हो गया? अपने इस पथ से विचलित हो गया, मुड़ गया। उसके इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक बच्चों, देखिए यहाँ भी वही चीज है और क्योंकि इसमें जो प्रकाश जो है वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया था और इस चित्र में देखेंगे प्रकाश जो है आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। तो इसका मार्ग तो मूल जो है, जो इसका पथ है वह तो यह होना चाहिए, लेकिन यह न होकर यह अपना पथ परिवर्तित कर देता है तो इसका पथ यह हो जाता है और यही जो इसका पथ विचलित होता है उसके इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और आपने लिखा है कि आगे उस लाइन को छोड़कर दूसरे लाइन से लिखा है कि यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे यह आपका आपतित किरण है और ये जो दूसरे माध्यम में प्रकाश अपवर्तित हो रही है, यह देखिए यह आपका अपवर्तित किरण है, यह आपका अभिलंब है। ठीक है बच्चों, और यह जो अविलंब से यह जितने अंश का कोण बना रहा है आपतन कोण यह आई है
और यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्यों ऐसा होता है बच्चों? यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम, जो विरल माध्यम होता है बच्चों, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है बच्चों, यहां आपने लिखा है, ठीक है, कि विरल माध्यम में क्या होता है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। लेकिन सघन माध्यम में क्या होता है बच्चों? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम। विरल माध्यम के कण दूर दूर होते हैं और सघन माध्यम के कण पास पास में होते हैं। इसीलिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। क्योंकि जब हम विरल से सघन माध्यम में जाते हैं तो सघन माध्यम में क्या हो गया? प्रकाश की चाल कम हो गया। तो जब प्रकाश की चाल कम हो जाता है तो क्या जाता है? ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो प्रकाश की चाल जब कम हो जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, आपने दूसरा लिखा है कि यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात सघन माध्यम। यह सघन माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब बच्चों इसमें प्रकाश की चाल कम है। और जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में गए तो विरल माध्यम में क्या जाएगा? प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगा। जब प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? यह अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, इसका मार्ग तो यह होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मार्ग यह न होकर यह क्या हो गया? अभिलंब से दूर हट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक बढ़ जाता है। जब प्रकाश की चाल अधिक बढ़ जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह रहा आपका प्रकाश का अपवर्तन। इस तरह से आप लोग चित्र बनाएंगे। अपवर्तन, अपवर्तन का नियम, ये हेडिंग डालेंगे बच्चों। इसमें लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम वही जो आपने चित्र बनाया था बच्चों, उसी तरह से एक चित्र बना लें इस तरह से। यह आपका आपतित किरण है बच्चों, यह आपका आपतित किरण है, आपतित किरण। यह बच्चों आपका यह है अपवर्तित किरण। यह है बच्चों आपका अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों, यह ऊपर यह अभिलंब है बच्चों, यह आपका अभिलंब है। यह आपका आपतन कोण I है और यह आपका अपवर्तन कोण R। ठीक है बच्चों, चलिए पहला नियम लिखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम यही है कि आपतित किरण, ये देखिए यह आपतित किरण है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह आपका पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का। और यह चित्र बनाएंगे। चित्र में ये देखेंगे यह आपतित किरण है और यह आपतन बिंदु है बच्चों। जहां पर यह आपतित किरण या प्रकाश की किरण जहां पर टकराते हैं उसी को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, जो हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, या आपतन बिंदु पर यह लंब खींचा गया।
तो वही इसका पहला नियम है बच्चों कि यह आपकी किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित हो। तीनों एक ही तल में स्थित है और यही इसका पहला नियम है। दूसरा नियम बच्चों, यह पहला नियम रहा। दूसरा नियम क्या है बच्चों? प्रकाश के किसी एक ही रंग के लिए, प्रकाश के किसी एक रंग के लिए आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन का बच्चों दूसरा नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा आपने नियम क्या लिखा कि एक ही प्रकाश के रंग के लिए, एक ही प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या क्या अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये ध्यान रखिए, एक ही प्रकाश के लिए, तो कोई एक प्रकाश का रंग है उसके लिए क्या आपतन कोण, आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं और इस आपतन कोण का ज्या, ज्या का मतलब साइन, तो साइन आई, ठीक है। और क्या कर रहा है? और कर रहा है आपका अपवर्तन कोण। यह जो आपका अपवर्तन है वह कोण अर्थात आर, इस आर का क्या साइन, जिसको ज्या आप बोलते हैं, का अनुपात, यह बटे में लिख दिया, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है बच्चों, इसी दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या है बच्चों कि किसी भी प्रकाश के, माने एक ही प्रकाश के, कोई भी प्रकाश है उसके किसी एक रंग के लिए उसके आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। यही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है बच्चों। और लिखेंगे जहाँ नियतांक, लिखेंगे जहाँ नियतांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। इसलिए स्नेल का नियम करते हैं, यह आपने लिख दिया, जहाँ नियतांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अर्थात यदि पहला माध्यम लिखेंगे, यदि पहला माध्यम 1 तथा दूसरा माध्यम 2 हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर यह होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। यह जो 1n2 लिखा गया है बच्चों, यह क्या है? यह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, इसी को बोलते हैं 1n, ठीक है। और यह अपवर्तनांक है बच्चों, यह अपवर्तनांक बराबर लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर, यही इसका दूसरा नियम होता है। और प्रकाश का जो अपवर्तन है बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन का जो उदाहरण है, उनके उदाहरण को हम देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा उदाहरण है, ठीक है, उसके विषय में हम लोग देख लेते हैं।
तो इसके उदाहरण में पहला आप दे सकते हैं कि किसी द्रव के तली में रखा सिक्का ऊपर की ओर उठा दिखाई देना, यह प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। कोई भी पानी है, पानी में कोई भी द्रव यदि भरा हुआ है और उसके तली पर यदि कोई सिक्का रखा है और यदि हम उसको देखें तो वह सिक्का हमको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उभरा हुआ दिखाई देता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। ठीक उसी तरह से यदि किसी द्रव में किसी जो है बाल्टी में यदि पानी भरा है और यदि एक पेन या कलम है, उसको यदि हम देखते हैं तो वह पेन या कलम हमको तिरछा दिखाई देता है। यह किसके कारण होता है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना, बच्चों जो तारों का टिमटिमाना है, तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तथा सूर्यास्त के पहले या सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के बाद, ठीक है, सूर्यास्त के माने सूर्योदय के पहले ही हमें दिखाई दे जाता है, तब सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। ठीक बच्चों, तो पहला जैसे हम आपको उदाहरण बताएं कि यदि कोई मान लीजिए कोई टब है, इस तरह से कोई इस तरह से हमने टब ले लिया है, इस तरह से मान लीजिए हमने कोई टब ले लिया है और इस टब में यह कोई टब है, ठीक है, और इस टब के नीचे मान लीजिए यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें यहाँ तक यह पानी भरा हुआ है इस टब में, और इसके पेड़ी में मान लीजिए सिक्का रखा हुआ है या कोई वस्तु रखा गया है, कोई सिक्का या कोई वस्तु इसकी पेड़ी में रखा गया है और यहाँ से हम कोई जो है प्रेक्षक या कोई व्यक्ति देख रहा है अगर यहाँ पर, ठीक है, तो जब जो है कोई प्रेक्षक मान लीजिए यहाँ कोई प्रेक्षक है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है और इस सिक्के को देख रहा है, तो क्या होगा बच्चों? जब इस सिक्के को आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो है इसका प्रकाश किरण चलेगा, ये है आपका, यह प्रकाश किरण इस तरह से यहाँ से चलेगा प्रकाश किरण, क्योंकि यहाँ तक तो यह जो है आपका, यहाँ से आपने यह प्रेक्षक इस सिक्के को देखा, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण चलता है, तो यहाँ तक तो प्रकाश की किरण, ये देखिए यह पानी में से यह प्रकाश की किरण आ रही है, द्रव में से आ रहा है, अर्थात यह द्रव क्या है? यह द्रव आपका सघन माध्यम है, यह सघन माध्यम है। अब यहाँ पानी खत्म हो जाता है तो यहाँ से जो प्रकाश जाएगा, ठीक है, ये देखिए यह पानी है, जल है और यह क्या है? वायु, ठीक है, तो चूंकि जल है तो जल सघन माध्यम है और वायु क्या है? विरल माध्यम है। तो जब हम सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो क्या हो जाता है? अविलंब से दूर हट जाता है, अर्थात यह जो प्रकाश है बच्चों, यह जो प्रकाश है यह दूर हट जाता है। यह मान लीजिए यह अविलंब चीज है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक तो एक माध्यम है, यहाँ दूसरा माध्यम चालू हो जाता है, ठीक है, तो यह आपका परावर्तक पृष्ठ है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम को, ठीक है, विभाजित कर रहा है और यहीं पर यह बन जाएगा अविलंब। तो जब प्रकाश किरण यहाँ से आता है तो यह क्या हो जाएगा? यह अविलंब से दूर, इस तरह से थोड़ा सा और कर दें, यह अविलंब से दूर इस तरह से दूर हट जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ से चूंकि जो है प्रतिबिंब बनने के लिए हमें दो प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है, तो यहाँ भी ऐसे ही देख लें, यहाँ भी आपका जो है यह प्रकाश किरण आएगा, यह प्रकाश किरण इस तरह से यहाँ आया, यहाँ तो ठीक है। अब यहाँ यह जो है दोनों
माध्यमों को पृथक कर रहा है, एक वायु वाला माध्यम है, दूसरा जल वाला माध्यम है, तो ये इसको पृथक कर रहा है, अर्थात यहाँ पर आपका एक अभिलंब हो गया। और यदि स्थिति है कि सघन से विरल माध्यम में जा रहा है तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगा, तो यह अभिलंब से इस तरह से दूर हट जाएगा। अब यह जो है आपका, इसी को अगर हम पीछे की तरह ले जाए, इस तरह से पीछे की तरह ले जाए, तो जहां पर यह दोनों मिलेंगे, जहां पर यह दोनों मिलेंगे, इस प्रेक्षक को यह सिक्का वहां पर दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो यही कारण है देखिए कि यह जो टब है, जो जल है, जिसमें जो है उसके पेटी में, उसके तली में एक सिक्का रखा हुआ है, और यह जो प्रेक्षक देखता है या कोई व्यक्ति इस सिक्के को यदि देख रहा है तो इस प्रेक्षक को सिक्का यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, बल्कि इसको यहाँ पर दिखाई देगा, कुछ उभरा हुआ, उठा हुआ दिखाई देगा। और यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि बच्चों ध्यान रखिए, जब हम इस सिक्के को देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो जब यहाँ से प्रकाश चलता है, तो चूंकि यहाँ तक तो एक ही माध्यम है, यहाँ इसका माध्यम परिवर्तित हो जा रहा है, यह जल है और दूसरा वायु है, तो वायु के सापेक्ष जो आपका जल है वो सघन माध्यम हो जाएगा, वायु विरल माध्यम में हो जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है, तो यह अभिलंब से दूर हट गया। यहाँ भी वही स्थिति हुई, और जब हम इन दोनों को पीछे की ओर जो है ले आते हैं, तो ये जहाँ पर ये मिलेंगे वहीं पर इस सिक्के का प्रतिबिंब बनेगा। तो यह जो सिक्का रखा गया है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, अर्थात यह जो प्रेक्षक है, यह प्रेक्षक जो सिक्के को देख रहा है, उसको सिक्का यहाँ पर नहीं, उसके पेटी में नहीं, बल्कि कुछ उभरा हुआ, कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। और इसी से बच्चों एक फार्मूला बनता है, ठीक है, कि यह देखिए, यह जो है यहाँ से यहाँ तक, यह यहाँ से यहाँ तक, यह वाला, यह तो वास्तविक गहराई है, अर्थात इस टब में जो पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है, अर्थात यह इसका क्या वास्तविक गहराई। और यह जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक यह इसकी आभासी गहराई है। ठीक है बच्चों, और क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा है, अर्थात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यह सूत्र होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यह होता है अपवर्तनांक यह बराबर होता है वास्तविक गहराई, यह होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई यह एक सूत्र होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर, ठीक है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, या आभासी गहराई बराबर, या आप लिख सकते हैं आभासीय गहराई बराबर यह होता है वास्तविक गहराई, यह है आपका वास्तविक गहराई बटे यह अपवर्तन नीचे आ जाता है। इस तरह से यह इसका सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, यदि कोई सिक्का है, कोई सिक्के का अगर हमें आभासी गहराई निकालना हो, तो आभासी गहराई ये हुआ बच्चों, ठीक है, तो आभासी गहराई निकालने के लिए एक जो है सूत्र होता है आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई। ठीक है, तो बच्चों यह एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण, और यही उदाहरण ठीक उसी तरह से आपका कलम भी यदि किसी पानी में किसी द्रव में रखा गया है तो वह तिरछा दिखाई देता है। इसी कारण जिस तरह से आपने यह उदाहरण देखा, ठीक वही उदाहरण जो है उसमें भी प्रयोग होता है। और तारों का कीर्तिमान, क्योंकि तारा जो है हमसे बहुत अधिक दूरी पर होता है, ठीक है, और तारे और हमारे बीच
कई पारदर्शी माध्यम होते हैं, अनेक पारदर्शी माध्यम होते हैं। जब तारों से प्रकाश चलता है तो अनेक माध्यमों से, अनेक पारदर्शी माध्यमों से होकर आता है और अनेक माध्यमों का प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न होता है और जिसके कारण जो है हमें अलग अलग माध्यम में अलग अलग जो है तारे का प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है और जिसके कारण जो है हमें तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि आपका जो वायुमंडल है, ठीक है, आपके वायुमंडल में जो अनेक परत की जो है मोटाई की जो है अनेक परत होती है और सभी परतों का अलग अलग जो है अलग अलग माध्यमों का अलग अलग जो है प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, और जिसके कारण जो है जो तारों से प्रकाश चलता है वह अनेक परतों से होकर गुजरता है, अनेक माध्यमों से होकर हमारे पास आता है और अनेक माध्यमों से में यह प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है। तो अनेक बार प्रकाश का अपवर्तन होता है और इसके कारण जो है यह जो तारा है हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा। दूसरा कारण भी आपने देख लिया कि क्यों जो है तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण।